हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल केबीटी ज्योग्राफी। आज अपन पढ़ेंगे हंटिंगटन का वर्गीकरण। यानी कि अपन ने पिछले लेक्चर में पढ़ा था कि विश्व के जो कृषि तंत्र है, यानी कि पूरा जो विश्व है उसको किन किन प्रकार से अपने जो है कृषि प्रदेशों में विभाजित किया गया है। जो आज अपन पढ़ने जा रहे हैं, पहला यानी कि भूभौतिक चरों के आधार पर अपन ने देखा था जो विश्व को जो कृषि प्रदेशों में विभाजित करते हैं ना, तो उसको अपन क्या करते हैं कि अलग अलग कृषि प्रदेशों में अलग अलग छोटे छोटे भागों में विभाजित करते हैं, जिनको अपन रीजनलाइजेशन बोलते हैं या फिर प्रादेशिकरण बोलते हैं। यानी कि विश्व को एग्रीकल्चर सिस्टम ऑफ द वर्ल्ड के अंदर विश्व को कृषि प्रदेशों में विभाजित किया जाता है, और कृषि प्रदेशों में विभाजित करने की प्रक्रिया प्रादेशिकरण कहलाती है। प्रादेशिकरण के दो उपागम थे, पहला था भौतिक और दूसरा था आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक। तो भौतिक उपागम में अपन ने देखा था कि कौन कौन वर्गीकरण करता है, जैसे हंटिंगटन हो गया, जोनासन हो गया, अपने वोल्केनबर्ग हो गया, जोन्स हो गया, बेकर हो गया। तो ये सारे के सारे जो है भौतिक आधार पर करते हैं, और सांस्कृतिक, सामाजिक और आर्थिक चरों के आधार पर कौन करता है, डरविन, विटलसी हो गया, और इनके जो अदर जो जोग्राफर्स थे वो लोग यहाँ पे उनका वर्गीकरण करते हैं। तो अपन सबसे पहले आज किसके आधार पर पढ़ने जा रहे हैं, भूभौतिकी चरों के आधार पर पढ़ने जा रहे हैं। जो पहला किसका वर्गीकरण है, हंटिंगटन का वर्गीकरण। ठीक है, तो अपन हंटिंगटन का वर्गीकरण देखने जा रहे हैं। तो हंटिंगटन ने कृषि का प्रादेशिकरण करने के लिए भौतिक उपागम के अंदर भूभौतिकी चरों का उपयोग किया। मैंने आपको बताया था कि दो उपागम है प्रादेशिकरण करने के। पहला कौन सा है, पहला भौतिक उपागम, और दूसरा है सांस्कृतिक, आर्थिक और सामाजिक उपागम। तो इसने क्या किया, भौतिक उपागम के अंदर जो भूभौतिक चर है ना, उसके आधार पर जो है विश्व को कृषि प्रदेशों में विभाजित किया। कितने प्रदेशों में विभाजित किया, 4 प्रदेशों में। जिसे डरविन विटलसी ने किस में किया था, कितने में किया, 13 कृषि प्रदेशों में विभाजित किया। इसी प्रकार से हंटिंगटन ने कितने में किया, 4 कृषि प्रदेशों में विभाजित किया। किसके आधार पर, जलवायु के आधार पर। और जलवायु कौन सा कारक है, भूभौतिकीय कारक है। अपने को पता है कि भौतिक चर है जलवायु, उसके आधार पर जो हंटिंगटन ने है ना विश्व को 4 कृषि प्रदेशों में विभाजित किया। वो कौन कौन से परिमंडल है, मतलब वो कौन कौन से प्रदेश है, देखना। इसमें आता है प्रथम परिमंडल, द्वितीय परिमंडल, तृतीय परिमंडल और चतुर्थ परिमंडल। इसमें 4 परिमंडल आते हैं। तो यानी कि 4 कृषि प्रदेशों में विश्व को इन्होंने, हंटिंगटन ने जो है विभाजित किया। प्रथम परिमंडल में ये क्या रखते हैं, जैसे कि मैं आपको समझाने जाता हूँ। जैसे मैं आपको यहाँ पे बताऊँ एक चीज़ कि देखना, या तो कृषि होगी ना, देखना, जैसे अपन यहाँ पे समझते हैं एक चीज़ कि या तो अयोग्य भूमि होगी, ठीक है, जहाँ पे बिल्कुल ही कृषि नहीं की जा रही है। कौन कौन सी हो सकती है ये, मरुस्थल हो सकता है, गर्म मरुस्थल हो सकता है, और ठंडा मरुस्थल हो सकता है यहाँ पे। ठीक है, जहाँ पे बिल्कुल ही कृषि अयोग्य भूमि है, या फिर इक्वेटोरियल रीजन हो सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, ये चीज़ हो रही नहीं हो रही, देखना मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ कि जैसे इक्वेटोरियल रीजन पे भी अपन थोड़ा बहुत देखते हैं कि कृषि नहीं हो रही है, मरुस्थल में हो रही है, नहीं हो रही है। दूसरा अपन देखते हैं कि ध्रुवीय क्षेत्रों में हो रही है, पोलर रीजन में, ध्रुवीय एरिया में नहीं हो रही है ना। तो ये एक तो अयोग्य भूमि हो गया एक, ठीक है। और पहला कृषि योग्य भूमि, कृषि योग्य भूमि तो है लेकिन वहां पे कृषि कर नहीं रहे हैं। एक तो कृषि अयोग्य भूमि है कि यानी कि वहां पे कृषि हो ही नहीं सकती है। दूसरा कृषि योग्य भूमि तो है लेकिन वहां पे कृषि कर नहीं रहे हैं। क्यों नहीं कर रहे हैं, क्योंकि वहां पे बहुत सारे वन आच्छादित हैं। जैसे अपन ने बोला था कि इक्वेटोरियल जो फॉरेस्ट रीजन है वो उस जगह पे, ठीक है, जहाँ पे सदाबहार वन है, जहाँ पे अपन एक तो इक्वेटोरियल देख लिया, एक ऊपर भी अपन देखते हैं ध्रुवीय सेक्टर से नीचे जो टेगा वन है, टेगा वन में भी कृषि योग्य भूमि तो है, वहाँ पे भूमि है, मतलब अपन कृषि कर तो सकते हैं लेकिन वहाँ पे अपन मतलब कर नहीं रहे हैं। क्यों नहीं कर रहे हैं, क्योंकि वहाँ पे वन आच्छादित है। ठीक है, पहला हो गया कृषि अयोग्य भूमि, दूसरा हो गया कृषि के लिए योग्य भूमि तो है लेकिन अपन वहाँ पे कृषि नहीं कर रहे हैं। किस रीजन से नहीं कर रहे हैं, इन रीजन से नहीं कर रहे हैं, वन है वहाँ पे। ठीक है, और तीसरा अपन देखते हैं कि अनिश्चित कृषि क्षेत्र, यानी कि थोड़ा बहुत कृषि एरिया है जिस पे अपन कृषि कर रहे हैं। तो वो कौन से अक्षांश हो जाएंगे, यानी कि जो अपने निम्न अक्षांश वाले क्षेत्र हैं, यानी कि शीतोष्ण जो कटिबंधीय क्षेत्र है ना, शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र, तो उस एरिया में अपन जो है कृषि कर रहे हैं, मतलब थोड़ी बहुत कृषि वहाँ पे की जा रही है। पहला तो कृषि अयोग्य भूमि जहाँ पे कृषि हो ही नहीं सकती है, दूसरा कृषि तो हो सकती है लेकिन अब वहाँ पर कर नहीं रहे हैं, तीसरा थोड़ी बहुत कृषि कर रहे हैं, चौथा फुल कृषि कर रहे हैं, यानी कि एकदम एकदम फुल मात्रा में अपन वहाँ पे कृषि कर रहे हैं, यानी कि सर्वाधिक कृषि योग्य भूमि। फुल कृषि कर रहे हैं मतलब सर्वाधिक कृषि योग्य भूमि। तो ये 4 प्रकार अपन देख सकते हैं विश्व के अंदर। अपन 4 ही टाइप से अपन हंटिंगटन ने जैसे वर्गीकरण किया ना जलवायु के आधार पर, हंटिंगटन ने क्या किया, कृषि के प्रदेशों का, कृषि के जो एरिया है उनका प्रादेशिकरण करने के लिए क्या किया, भूभौतिकीय चर का उपयोग किया, जिसमें उसने किसका उपयोग किया, जलवायु का।
ठीक है। जलवायु के आधार पर उसने विश्व के कृषि प्रदेशों को कितने भागों में बांटा? 4 भागों में। उसने बोला कि एक तो ऐसी कृषि है जहाँ पे कृषि, एक तो ऐसा भाग है जहाँ पे कृषि हो ही नहीं सकती है बिल्कुल, और एक ऐसा भाग है जहाँ पे कृषि तो हो सकती है लेकिन वहाँ पे जो है वन आच्छादित क्षेत्र बहुत ज़्यादा है, तो अपन वहाँ पे कृषि कर नहीं रहे हैं, ठीक है। और तीसरा कौन सा है? शीतोष्ण कटिबंधीय वाला एरिया है जहाँ पे अपन थोड़ी बहुत कृषि कर रहे हैं। और चौथा, अपन बहुत ज़्यादा कृषि कर रहे हैं, यानी कि बहुत ज़्यादा एकदम फुलफिल कृषि योग्य भूमि है अपने पास में, ठीक है। तो अपन यहाँ पे ये चीज़ देखते हैं कि 4 परिमंडल कौन कौन से हंटिंगटन के आधार पर, वो अपन यहाँ पे परिमंडल फटाक से देख लेते हैं, ठीक है। तो अपन ने यहाँ पे देखा कि प्रथम परिमंडल में अपन ने क्या देखा कि अपन ने पहला देखा कि कृषि अयोग्य भूमि है, यानी कि प्रथम परिमंडल में इसने किसको रखा, ये चीज़ पूछी जाती है कि प्रथम परिमंडल में हंटिंगटन ने किसने रखा, द्वितीय में किसने रखा, तृतीय में किसको रखा और चतुर्थ परिमंडल में किसको रखा। तो आपको ये चीज़ अच्छे से याद में रखनी है, ध्यान में रखनी है, और ये जो नोट्स है ये अपने कॉपी में आप नोट्स बना लेना, ठीक है। तो हंटिंगटन का वर्गीकरण जलवायु के आधार पर चार प्रकार के कृषि प्रदेशों में विभाजित किया इसने। प्रथम परिमंडल कौन सा था? इसके अंदर मैंने आपको पहले बताया कि कृषि अयोग्य भूमि है, तो कृषि अयोग्य भूमि कौन सी थी? मैंने बोला कि जो मरुस्थल है, यानी कि सहारा का मरुस्थल हो गया, गोबी मरुस्थल हो गया, अपने राजस्थान का जो थार डेजर्ट है वो हो गया। तो थार डेजर्ट में थोड़ी बहुत कृषि करी जा रही है, लेकिन सहारा में नहीं करी जा रही। तो एक तो मरुस्थलीय इलाका हो गया, एक ध्रुवीय क्षेत्र हो गया, ठीक है। तो अपन देखते हैं कि प्रथम परिमंडल में किसको रखा इसने, कि जहाँ पे कृषि अयोग्य भूमि है, जहाँ पे कृषि बिल्कुल नहीं कर सकते अपन। द्वितीय परिमंडल में किसको रखा इसने? जहाँ पे कृषि योग्य भूमि तो है लेकिन अपन वहाँ पे कर नहीं रहे। क्यों नहीं कर रहे हैं? कृषि योग्य भूमि लेकिन वन आच्छादित तो कृषि के लिए उपलब्ध नहीं है, तो कृषि के लिए ये भूमि उपलब्ध नहीं है क्योंकि यहाँ पे वन आच्छादित क्षेत्र बहुत ज़्यादा है। कौन कौन सा क्षेत्र है यहाँ पे? सदाबहार वन हो गया, जैसे सदाबहार वन इक्वेटोरियल रीजन है ना, जो इक्वेटोरियल फॉरेस्ट है, यानी कि अपने भूमध्य रेखा पर जो जितने भी वन है वहाँ पे अपन कृषि नहीं कर सकते हैं। कृषि योग्य भूमि है वो, वहाँ पे कर तो सकते हैं लेकिन वन होने की वजह से अपन नहीं कर पा रहे हैं। टेगा वन हो गया, यानी कि ध्रुवीय क्षेत्र से जस्ट नीचे का इलाका है, लगभग 70 से 80 डिग्री उत्तरी अक्षांश वाला इलाका या फिर दक्षिणी अक्षांश वाला इलाका। दक्षिणी अक्षांश में तो मोस्टली अपन देखते हैं महासागर है, तो अपन उत्तरी अक्षांश को लेते हैं, उसमें टेगा वन जो है वहाँ पे अपन कृषि नहीं कर सकते हैं, यानी कि कृषि योग्य भूमि है वो, ठीक है। तृतीय परिमंडल में इसने किसको शामिल किया? थोड़ी बहुत कृषि कर सकते हैं अपन, ऐसे एरियाज है, यानी कि अनिश्चित कृषि क्षेत्र है। अर्धशुष्क निम्न अक्षांशीय क्षेत्र, यानी कि शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र है। शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र ऊपर वाले भी हो सकते हैं, नीचे वाले के, उन्हीं की उत्तरी अक्षांश भी हो सकता है और दक्षिणी अक्षांश के भी क्षेत्र हो सकते हैं, जो किस परिमंडल में आते हैं? तृतीय परिमंडल में। और चतुर्थ परिमंडल में कौन से एरिया आ जाता है? जहाँ पे बहुत ज़्यादा मात्रा में कृषि करी जाती है, सर्वाधिक कृषि योग्य क्षेत्र, उसमें कृषि कार्य के लिए उपयुक्त भौगोलिक दशाएं पाई जाती हैं, यानी कि पश्चिमी यूरोप हो गया, यूएसए हो गया, भूमध्य सागरीय जलवायु हो गई। तो ये आधार पर, जलवायु के आधार पर इसने क्या किया? कृषि के प्रदेशों का प्रादेशिकरण किया। कृषि प्रदेशों का प्रादेशिकरण किसके आधार पर किया? जलवायु कारक के आधार पर। किसने किया? हंटिंगटन ने। कितने प्रकार में बांटा? 4 प्रकारों में इन्होंने कृषि प्रदेशों में बांटा। कौन कौन से में बांटा? प्रथम परिमंडल, द्वितीय परिमंडल, तृतीय परिमंडल और चतुर्थ परिमंडल। प्रथम परिमंडल में इसने किसको रखा? बिल्कुल ही कृषि नहीं कर रहे ऐसी भूमि को रखा। ऐसी भूमि कौन कौन सी है? सहारा का, यानी कि मरुस्थलीय इलाका और ध्रुवीय इलाका। दूसरे में किसको रखा? जहाँ पे कृषि योग्य भूमि तो है लेकिन कृषि कर नहीं रहे अपन वहाँ पे, तो कौन सा इलाका हो गया? जो सदाबहार वन वाला इलाका है या टेगा वन वाला इलाका है, ठीक है। और तृतीय परिमंडल में किसको रखा? जहाँ पे थोड़ी बहुत कृषि कर रहे हैं। और चतुर्थ में किसको रखा? जहाँ पे बहुत ही ज़्यादा मात्रा में अपन कृषि कर रहे हैं। तो आज अपन ने हंटिंगटन का वर्गीकरण देखा, और पिछली बार अपन ने किसका क्या पढ़ा था, यानी कि कृषि का जो प्रादेशिकरण करते हैं वो अपन किस प्रकार से करते हैं वो पढ़ा। अब अपन आगे पढ़ेंगे ओलाफ जोनासन है ना, उसका वर्गीकरण पढ़ेंगे कि यूरोप के अंदर उसने अपने जो है कृषि के प्रदेशों का जलवायु का कारक कौन सा लिया, उसने, यानी कि अपना भौतिक कारक है ना कृषि प्रदेशों का, तो वो कारक कौन सा लिया और कितने भागों में बांटा, फिर वो भाग देखेंगे अपन उनके, ठीक है। तो वहाँ से भी अपन क्वेश्चन पूछा जाता है, जैसे जीवंत मृत प्रदेश किसको बोला उसने, जैसे इसने प्रथम परिमंडल, द्वितीय परिमंडल, तृतीय परिमंडल और चतुर्थ परिमंडल बोला ना पूरे विश्व के एरियाज को, तो उसने क्या बोला कि जीवंत एरिया, मृत एरिया, अर्ध जीवंत एरिया, ऐसा कुछ उन्होंने कुछ बोला था। जो जीवंत और मृत वाला जो प्रदेश है उसमें उसने जोनासन ने बांटा था, तो वो अपन अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। थैंक यू।